नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन पढ़ चुके हैं। किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी केंद्र में, प्रांतों में, शिक में, परगनों में, गांव में, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में कि इस समय राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। सल्तनत काल के राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो राजस्व व्यवस्था में क्या आता है? टैक्स, कर। टैक्स या कर, सल्तनत काल की टैक्स व्यवस्था या कर व्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर इस समय लिए जाते थे। कौन कौन से 5 कर होते हैं? तो जजिया, जकात, खुम्स, खराज और उश्र, ये 5 मुख्य रूप से टैक्स लिए जाते थे। मुख्य रूप से ये 5 टैक्स होते थे: जजिया, जकात, खुम्स, खराज और उश्र। इसके अलावा भी टैक्स होते थे बहुत सारे, लेकिन ये मेन, ये हमेशा से रहे हैं। सल्तनत काल जब से शुरू हुई है और जब तक रही है तब तक ये चीजें चलती रही। अकबर आकर के जजिया वगैरह ये समाप्त करता है। तो इसमें अगर बात करें जजिया कर की, जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था कि अगर आपको अपने जान माल की सुरक्षा चाहिए, यानी कि आपको अगर जिंदा रहना है और अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है, तो आपको जजिया कर देना होगा। और भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने वसूल किया था। मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहले भारत में जजिया लगाया था। कब लगाया था? 712 ईस्वी में सिंध से इसने जजिया कर वसूल किया था। सिंध से जजिया कर आर्थिक आधार पर लिया जाता था और इसकी 3 अलग अलग दर थी। जो सबसे ज्यादा धनवान लोग थे उनसे ज्यादा कर लिया जाता था, और फिर मध्यम वर्ग से और जो गरीब थे फिर उनसे कम लिया जाता था। फिरोज तुगलक ने, जब फिरोज तुगलक का शासन आता था, इससे पहले जजिया कर भू राजस्व के साथ में ही वसूल किया जाता था। यानी कि जो किसान होते थे उनसे जो भू राजस्व लिया जाता था उसी में जजिया कर भी ऐड कर दिया जाता था। जब फिरोज तुगलक सुल्तान बना तो इसको अलग से वसूल किया जाने लगा। फिरोज ने तो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, जबकि अगर आप सामान्यतः देखोगे तो ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। इसके अलावा बच्चे, महिलाएं, पागल व्यक्ति, भिखारी, जो ये साधु लोग होते थे, इन पर भी जजिया कर नहीं लगता था। फिर आता है जकात। तो दूसरा जो कर आता है इसमें, जकात। जकात मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर था। इनको अपनी आय का 40वां हिस्सा, यानी कि 2.5% जकात के रूप में देना होता था। इसके लिए भी क्राइटेरिया होता था कि जिसको निसाब कहा जाता था, कि निसाब से ज़्यादा संपत्ति पर ये जकात कर लगता था। निसाब से ज़्यादा संपत्ति पर जकात लगता था। तो एक तो ये जकात मुसलमानों पर लगता था। 40वां भाग या
2.5%। इसमें से अगर कुछ भी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वही 40 भाग वही 2.5%, और 2.5% को 2.5% लिखा है, चाहे दो और आधा अलग से लिखा है, तो ये सब एक ही चीज है। फिर इसमें क्या आता है, निसाब एक क्राइटेरिया है। निसाब का मतलब ये होता है कि संपत्ति की वो न्यूनतम स्थिति, या कम से कम इतनी संपत्ति जिससे ज्यादा होने पर आपको जकात देना होता है। तो अगर आप निसाब में आ रहे हो तो आपको जकात नहीं देना पड़ेगा। निसाब मतलब कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपको जकात नहीं देना है। और निसाब से ज्यादा अगर आप बाहर आ गए हो तो फिर आपको जकात देना होगा। इसके बाद आता है खुम्स, तीसरा जो इसमें टैक्स था। खुम्स को माल ए गनीमा भी कहा जाता था। क्या होता है माल ए गनीमा? जिसको लूटा गया है, लूट करके लाया गया धन। जब भी मुस्लिम आक्रमणकारी कहीं पर आक्रमण करते थे तो वहां से लूटपाट करते थे, लूटने के लिए ही आक्रमण करते थे ज्यादातर, धन लूटना। और सिर्फ धन नहीं लूटते थे, ये वहां से स्त्रियों को भी, महिला को भी ले जाते थे। तो अगर सल्तनत काल की व्यवस्था देखें या जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी रहे, तो उसमें ये जो खुम्स है, इसमें युद्ध में लूटा गया माल, महिलाएं, ये सब माल ए गनीमा होती थी। तो जो खुम्स टैक्स के रूप में लिया जाता था वो जनरली लूट के धन पर लिया जाता था, या अगर कोई धन जमीन में से गड़ा हुआ खजाना अगर किसी को मिला है तो उस पर भी खुम्स लगता था। दोनों पर एक ही दर होती थी। और ये इसमें खुम्स में राज्य लगभग 20% हिस्सा लेता था, और 80% भाग उस सैनिक का होता था जो जिसको या तो वो गड़ा हुआ धन मिला है या वो लूट करके लाया है युद्ध में से। तो इसमें 20% राज्य का हो गया, 80% सैनिक का हो गया। हालांकि ये सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखोगे तो इसने इसका उल्टा कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 80% तो खुद रखा, यानी कि राज्य का हिस्सा 80% हो गया, और सैनिकों के लिए 20% हिस्सा छोड़ा। और एक और शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए धन में से कोई हिस्सा नहीं लिया, जिसको मिला उसी का वो सारा धन। तो ये था आपका खुम्स, खुम्स या माल ए गनीमा। फिर आता है खराज, चौथा प्रमुख कर है खराज। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो इसमें कर व्यवस्थाओं में ये अलग अलग डिवाइडेशन था कि कौन मुस्लिम लोग कौन सा टैक्स देंगे, गैर मुस्लिम कौन सा देंगे। तो खराज होता था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसकी जो सामान्य दर होती थी वो 1/3 से लेकर लगभग 1/2 तक। भूमि कर या भू राजस्व भी आप इसको कह सकते हो, एक ही बात है। (1/3 से लेकर 1/2 तक इसके अंदर अलग अलग थी, ज्यादातर 1/2 ही रही है, 1/2 यानी कि 50%। तो जो खराज की दर थी वो सामान्यतः 50% होती थी, यानी कि गैर मुसलमान जितना अनाज उपज रहे उसका आधा उनको
खराज के रूप में, टैक्स के रूप में खराज देना है। जबकि अगर आप मुसलमानों को देखोगे तो उनके पास, उन पर जो भू राजस्व लगता था वो 10 से 20% लगता था। मुसलमानों से भू राजस्व 10% से 20% लिया गया जाता था और इसको उस्र कहा जाता था। तो पांचवा टैक्स इसमें है उस्र, जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था और ये 10 से 20% था। यानी कि इस समय मुसलमान और हिंदुओं पर टैक्स लिया जाने वाला जो भू राजस्व था वो अलग अलग था। मुसलमानों पर अधिकतम 20% लिया जाता था और गैर मुसलमानों पर कम से कम 33% लिया जाता था। और मुसलमानों पर कम से कम 10% था। मुसलमान देते थे 10% से 20%, और गैर मुसलमान, खासकर उस समय हिंदू ही थे खेती करने वाले, तो उनसे लिया जाता था 33% से लेकर के 50% तक भू राजस्व। इसके अलावा अगर कोई शासक पराजित हो जाता था तो वो भी खराज देता था, जिसको खिदमती कहा जाता था। तो शासक अगर दे रहा है तो उसको खिदमती कहा जाता है। ये हारे हुए शासक, जो पराजित हो जाता शासक, वो खिदमती देता था। ये तो थे सल्तनत काल में कुछ मुख्य कर। इसके अलावा भी बहुत सारे कर लगते थे जिनको अबवाब कहा जाता था। अबवाब या अतिरिक्त कर कहा जाता था इनको, जो घरों पर, पशुओं पर, सिंचाई पर, ऐसे अलग अलग लगते थे। इसके अलावा जो भूमि की पैमाइश की जाती थी, जिसको मसाहत कहा जाता था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में चालू हुआ था मुख्य रूप से। तो भूमि नापना, जिसको मसाहत कहा गया, इसके लिए इस पर भी टैक्स लिया जाता था। भूमि नापने के लिए टैक्स लिया जाता था, जिसको जरीबाना कहा जाता था। जरीबाना मतलब कि सर्वेक्षण शुल्क, आपकी खेती का सर्वेक्षण करने का शुल्क है। आपको खेत नपवाना है तो उसके लिए जरीबाना देना है। जरीबाना एक तरह से सर्वेक्षण शुल्क था, इसका भी ध्यान रखना है आपको, जरीबाना। जो भूमि मापने के लिए लिया जाता था, और भूमि जो नापी जाती थी उसको मसाहत कहा जाता था। एक जिहात नाम का भी एक टैक्स होता था, इसको अतिरिक्त कर कहा जाता है। जिहात। फिर आता है किस्मत एक खोती। किस्मत एक खोती, ये खुद मुकद्दम चौधरी जो किसानों से राजस्व ग्रहण करते थे, तो उपज का कुछ हिस्सा ये लोग लेते थे। इसको किस्मत एक खोती कहा जाता था। किस्मत एक खोती। एक होता था हक एक खोती। हक एक खोती, ये जो खुद मुकद्दम चौधरी है, इनको राज्य द्वारा दिया जाता था। जो लगान वसूल करते थे, लगान वसूली का कमीशन आप समझ सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये नगद मिलता था, इनको इसके बदले में कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसको हक एक खोती कहा जाता था। जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि होती है उसको खालसा भूमि कहते थे, और इससे जो आय होती थी उसको कहा जाता था खालिसा, खालिसा या इमलाक। ये खालसा भूमि से होने वाली आय होती थी। इसमें खालसा भूमि में एक आमिल नाम का एक अधिकारी होता था। वो अधिकारी खालसा भूमि से राजस्व इकट्ठा करके खजाने में जमा करता था। तो इसका आप ध्यान रख सकते हो, ये आमिल नाम का अधिकारी इसको वसूल करता था।
लगान वसूली में अगर सख्ती की बात करें तो सबसे ज्यादा सख्ती अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। इसने एक विभाग की स्थापना करी थी, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, इसका काम यह था कि जो बकाया राजस्व है उसको वसूल करना। और हमने देखा है कि भूमि की पैमाइश का काम भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुआ है, जिसको मसाद कहा गया। प्रांतों में भू राजस्व बटोरने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे आमिल, मुतशरीफ, गुमाश्ता, मुहासिल, नवसिंदा, सहरंग, ये अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति प्रांतों में भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए की जाती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि विकास के लिए नहरें बनाई। कुछ नहरों के नाम भी पूछे जाते हैं कि ये किसने बनवाई ये नहरें, जो कि हम गयासुद्दीन तुगलक काल में चीजें पढ़ चुके हैं। तो इसने एक तो कृषि विकास के लिए नहरें बनवाई और लगान के लिए भी कुछ नियम बना दिए कि आप एक साल में 1/10 से ज्यादा लगान बढ़ा नहीं सकते हो, ऐसा आदेश गयासुद्दीन तुगलक ने दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने भी कृषि विकास में कुछ रुचि दिखाई और किसानों को ऋण देना शुरू किया। ये बिना ब्याज का ऋण होता था, जिसको तकावी ऋण या सोंधर कहा जाता था। तकावी या सोंधर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था और इस पर ब्याज नहीं लगता था किसी प्रकार का। इसके बाद आता है फिरोज तुगलक, तो इसने सिंचाई पर से टैक्स वसूल किया, जिसको हब ए शर्ब कहा गया, और ये उपज का 10% होता था। हब हाब ए शर्ब 10% होता था ये सिंचाई कर। बाकी फिरोज तुगलक के काल में अगर आप कर की बात करेंगे तो इसने जजिया, जकात, खुम्स, खराज और एक ये नया कर लिया था इसने, हाब ए शर्ब। इसके अलावा जो बाकी जो कर होते थे उनको समाप्त कर दिया था। हालांकि इसने जजिया कर तो ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था, इनसे भी जजिया कर वसूल किया था, लेकिन जो बाकी कर थे वो समाप्त कर दिए थे। तो ये थी सल्तनत काल की कर व्यवस्था, किस प्रकार की कर व्यवस्था थी। आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।